हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एगार एगार प्राप्त होता है। एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम। किससे प्राप्त होता है? शैवाल से, ब्रायोफाइटा से, या फिर आपका आवर्त बीजों से, या फिर टेरिडोफाइटा से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एगार एगार तो आपने देखा भी होगा, जेल की फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा एगार एगार किससे प्राप्त होता है? ये होता है आपका शैवाल से। ठीक है, एल्गे से प्राप्त होता है एगार और एगार। अब आप बोलेंगे सर ये एगार किस प्रकार का दिखाई देता है? तो चलो इसका इमेजेस हम आपको दिखा देते हैं कि एगार किस प्रकार का दिखाई देता है। बेसिकली ये होता है आपका एगार, जेल टाइप का। ये कुछ इस प्रकार का भी होता है, और आजकल तो ये पाउडर फॉर्म में भी मिलने लग गया है मार्केट में। एगार एगार ये होता है। तो इस प्रकार का आप बना सकते हो जेल। ठीक है, एगार। और कुछ इस प्रकार का भी जेल फॉर्म में एगार आप देख सकते हो। अब ये किससे बनता है? ये बनता है आपका एल्गे यानी कि शैवाल से। और शैवाल तो आपने हर जगह देखे होंगे, समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, जहाँ पर पानी कलेक्ट रहता है, पानी बहता रहता है, हरा हरा आपने देखा होगा। तो वही आपका एल्गे होता है, और उसी से आपका एगार एगार बनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एगार और एगार, और ये आपके शैवाल से बनाए जाते हैं। चलिए, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा, एल्गे शैवाल। अगला क्वेश्चन, वाल्कमैन्स कैनाल पाए जाते हैं। वाल्कमैन्स कैनाल इज फाउंड इन। किस में पाए जाते हैं? अगर आपने संरचना देखी होगी तो अवश्य आप बता सकते हो कि वाल्कमैन्स कैनाल किस में पाई जाती है। कार्टिलेज में, लीवर में, बोन में, या फिर इंटरनल ईयर में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो वाल्कमैन्स कैनाल पाई जाती है, ये आपके बोन्स, हस्तियों में पाई जाती है। अब आप बोलेंगे सर हस्तियों में कहाँ पर पाई जाती है? तो चलो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो देखो आपको बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे ये है आपकी हड्डी की संरचना, बोन की संरचना। तो ये इस प्रकार की खोखली हड्डी आपकी होती है, और जब उसका संरचना देखा जाता है तो इस प्रकार की उसमें कैनाल होती है। ये जो कैनाल है ये आपके वॉल्कमैन कैनाल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये इस प्रकार के आपके वॉल्कमैन कैनाल होते हैं बीच बीच में, ये इस प्रकार के। ये देख लो आप एक कैनाल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये हड्डी की संरचना इस प्रकार की ही होती है। बड़ी कक्षाओं में आप पढ़ोगे, अभी फिलहाल यही समझना जरूरी है कि वॉल्कमैन कैनाल हड्डियों में पाई जाती है। सो राइट ऑप्शन इज बोन्स। अगला आता है आपका, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक निम्न में से कौन है? बीच ऑफ द फ्लोविंग पेयरसन फेमस फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इंदिरा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, एम एस स्वामीनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हरित क्रांति के जनक जो है वो है आपके एम एस स्वामीनाथन। ये है आपके, और कहीं ना कहीं पर आपने अवश्य देखे होंगे इनके इमेजेस। अगर नहीं देखे तो चलो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है आपके डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इस प्रकार का इनका फोटो है, अगर कहीं पर दिख जाए तो आप अवश्य पहचान लोगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी वाला, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। अगला आता है आपका, निम्न में से किसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फ्लोइंग मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन? जो अधिक से अधिक रीजनरेशन कर सकता है, चाहे उनको काट दो, तोड़ दो, अगेन रीजनरेट हो जाएगा। तो ये किस में पाया जाता है सबसे अधिक? अमीबा में, ओलिविया में, प्लेनेरिया में, या फिर एस्केरिस में? तो बहुत ही आसान है, ये पाया जाता है आपका किसमें? प्लेनेरिया में। ठीक है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। और प्लेनेरिया तो आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी जगह,
इसका इमेजेस तो देखा ही होगा आपने, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो अगेन यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का होता है आपका प्लेनेरिया, और इसमें मैक्सिमम रीजनरेशन पाया जाता है। इनको जितने भी टुकड़ों में आप कर दो नया प्लेनेरिया बन जाएगा, ये कितने में भी कर दो आप, तो ये आपका प्लेनेरिया रहने वाला है इस प्रकार का। ये इस प्रकार का होता है प्लेनेरिया। क्लियर? चलो बढ़ते आगे की ओर। राइट ऑप्शन इज प्लेनेरिया। जलीय प्रदूषण में कौन सा कारक मुख्य है? विच वन मेन फैक्टर ऑफ वाटर पॉल्यूशन? देखो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रदूषण या तो वायु प्रदूषण है, या जल प्रदूषण है, या ध्वनि प्रदूषण है। तो जल प्रदूषण की बात यहाँ पर बोली गई है, और सबसे ज़्यादा जो मेन कारण आपको बताना है कि जल प्रदूषण का मेन कारण क्या है। क्या यहाँ पर धुआं हो सकता है, क्या साबुन हो सकती है, या फिर औद्योगिक अपशिष्ट हो सकते हैं, या फिर अमोनिया हो सकता है। मेन फैक्टर आपको बताना है, और सिंपल सा आंसर है इसका, वो है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि वो किस प्रकार से है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये है आपका औद्योगिक अपशिष्ट। देखो कितना ज़्यादा जल प्रदूषण ये कर रहा है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में जो जल की सप्लाई होती है वो नदियों से होती है, और नदियों में ये गंदा पानी मिलाया जाता है उद्योगों द्वारा। तो ये गलत बात है। इसी वजह से बालों की प्रॉब्लम हो रही है आजकल, चमड़ी यानी कि स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, क्योंकि गंदा पानी पीने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी तादाद में दिन रात ये चलते रहते औद्योगिक अपशिष्ट के नाले, और इनको नदियों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो ये गलत बात है, और तरह तरह की बीमारियों के कारण बनता जा रहा है, और ये दिन रात चलते रहते हैं इस प्रकार के प्रदूषण। तो मैं यही कहूँगा, जितना हो सके शुद्ध जल पियो, आप फिल्टर करके पियो, छान के उबाल के, ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम से आप बच सको। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉज यही करता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य कारण है वो औद्योगिक अपशिष्ट है, क्योंकि धुआं तो करेगा नहीं, वो तो वायु को करेगा। साबुन तो इतना कितना करेगा, साबुन एक दो जने नहाएंगे उससे क्या फर्क पड़ेगा, अमोनिया का भी इतना फर्क नहीं है। बट यहाँ पर औद्योगिक अपशिष्ट का है, क्योंकि दिन रात चलता रहता है नदियों में। इक्को आर आई इज एग्जाम्पल ऑफ, इक्को आर आई किसका उदाहरण है? तो वो है आपका एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, जो कि आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। डेस्मोसोम है, डेस्मोसोम है कोशिकांगों के बीच संयोजिकाएं, या फिर वसा संग्रह कोशिकाएं, या फिर वर्णक पिंड, इनमें से कोई नहीं। डेस्मोसोम तो काफ़ी सारों ने तो पहली बार सुना होगा डेस्मोसोम। तो मैं बता दूं, वो होता है कोशिकांगों के बीच संयोजन, दो कोशिकाओं के बीच संयोजन। किस प्रकार से होता है, चलो डायग्राम देख लेते। ये कुछ इस तरीके का होता है आपका, ये दो कोशिकाएं और ये संयोजन आप देख लो, तो इसी को डेस्मोसोम बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपका डेस्मोसोम हो गया। तो यहां पर पहला वाला सही है, कोशिकाओं के बीच संयोजन। कैल्सिटोनिन नियमन करता है, कैल्सिटोनिन नियमन करता है, तो वो करता है कैल्शियम स्तर का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, कार्बस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है, हार्मोन सिक्रेट बाय कार्बस ल्यूटियम, FSH, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो देखो विद्यार्थियों, कार्बस ल्यूटियम से हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। और इसी के साथ जो इनका डायग्राम है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए, किस प्रकार से प्रारंभिक पुटक बनता है, द्वितीयक पुटक बनता है, किस प्रकार से ओवुलेशन होता है। चलो एक बार अगेन मैं आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका ओवेरी। तो ओवेरी में आप देख पा रहे होंगे, ये कार्पस लूटियम और ये कार्पस एल्बिकेंस।
तो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एल्बिकेंस में बदल जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। और ये आप देख पा रहे होंगे पूरी स्ट्रक्चर फ्लोविन ट्यूब की, और ये फ्लोविन ट्यूब के द्वारा फिर यूट्रस में चला जाता है आपका ओवम। तो ये कुछ इनके है पार्ट जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपका फॉलिकल हो गया, ठीक है, पेरिनेटल फॉलिकल हो गया। तो ये स्टेज आपको पता होना चाहिए कुल मिला के, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बेसिकली ये चक्र आपको पता होना चाहिए इतना सा। डायग्राम चाहे तो आप ले सकते हो। क्लियर। और कौन सी लेयर होती है ओवम के ऊपर? वो होती है जोना पेलुसिडा, ठीक है। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा आपने पढ़ा होगा। तो ये कोरोना रेडिएटा का भी ध्यान रखना, जोना पेलुसिडा का भी ध्यान रखना, ये इनकी लेयर होती है। तो ये काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से हमने गेन कर ली। चलो बढ़ते आगे की ओर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन। अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के युग्मित क्रोमेटिडों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय कहलाता है। तो बहुत ही आसान है, क्रॉसिंग ओवर वो कहलाता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर। चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्रॉसिंग ओवर को, ये देखिए, ये आपका क्रॉसिंग ओवर इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे की ओर। आपका जो पल्स होता है, मोती जो होता है ना, वो किससे बनाया जाता है? आपका जो पल्स इज प्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा बनाया जाता है? माइटिल के द्वारा, पिक्टाडा के द्वारा, पिक्टेन के द्वारा, यूनो द्वारा? मोती किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है आपका पिक्टाडा द्वारा, ठीक है, पिक्टाडा द्वारा। और काफ़ी सारों ने तो देखा भी होगा पिक्टाडा को, और काफ़ी सारों ने नहीं देखा होगा। तो चलो मैं दिखा देता हूँ कि ये पिक्टाडा होता क्या है, किस प्रकार का दिखाई देता है पिक्टाडा जिससे मोती बनता है। चलो देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है पिक्टाडा। ये समुद्र में, तालाबों में रहता है अधिकतर, और इसके बीच में मोती इस तरीके से होते हैं बीच में। ये इस प्रकार का होता है पिक्टाडा, ये देखा भी होगा काफ़ी सारों ने। तो ये इस प्रकार की संरचना होती है, टाइट टाइट, और अंदर इस प्रकार से मोती इनके होते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी मैं दिखा देता हूँ। ये अडल्ट ऐसा होता है, और इनके अंडे भी होती है, ठीक है, और ये इस प्रकार का दिखाई देता है। तो समुद्र में पाए जाते हैं, और इनकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार की पिक्टाडा की। तो इससे बनता है मोती, ठीक। इसीलिए राइट ऑप्शन बी, पिक्टाडा। कैंसर ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाएं कहलाती है? सेल ऑब्टेन फ्रॉम कैंसर ट्यूमर आर कॉल्ड हाइब्रिडोमा, मेलोमा, मोनोक्लोनल कोशिका, या फिर लिम्फोसाइट? तो इसका राइट ऑप्शन है मेलोमा, ठीक है, वो कहलाती है मेलोमा। अगला, एडम्स एप्पल निरूपित करता है। जो एडम्स एप्पल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो करता है आपकी खंड की थायराइड उपस्थिति को, खंड की थायराइड उपस्थिति को निरूपित करता है। और काफी सारों में तो वैसे दिखाई देती है बाहर से भी, गले में। अब आप बोलेंगे सर किस प्रकार की दिखाई देती है, तो चलो इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके की दिखाई देती है एडम्स एप्पल, ये देखो आप। और काफी सारों में तो वैसे दिखाई देती है, ठीक है, इस प्रकार की। और इसकी जो संरचना होती है कुछ इस तरीके की होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार की। तो गले में होता है आपका एडम्स एप्पल, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते आगे की ओर। सो एडम्स एप्पल किसको निरूपित करता है? खंड की थायराइड उपस्थिति को। अब ये तो सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वयस्क मनुष्य के दंत सूत्र को प्रस्तुत किया जा सकता है।
द डेंटल फॉर्मूला एडल्ट ह्यूमन। और यहाँ से तो क्वेश्चन बनता है। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला और मिल्क टीथ दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए आपको। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या होता है और मिल्क टीथ यानी कि बच्चों के। अब यहां पर पूछा गया है वयस्क का यानी कि परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। बहुत आसान है। इसमें इंसिजर होता है कितना होता है 2/2। कैनाइन जो होता है कितना होता है 1/1। प्रीमोलर कितना होता है 2/2। मोलर कितना होता है 3/3। सिंपल। तो ये तो आपके पहले में ही दे रखा है, ये रहा। यानी कि 21-23 यूं भी बोल सकते हो 21-23 या फिर 21-23 ऐसे ही बोल सकते हो। तो ये संख्या आपको याद रखनी होती है। तो अगेन मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये सामने वाले दांत होते हैं इंसिजर, ठीक है, और थोड़ा पीछे वाले कैनाइन, और थोड़ा और पीछे वाले प्रेमोलर, और सबके लास्ट वाले मोलर। इस प्रकार का क्रम होता है इनका, तो इसीलिए इनको ICPM बोलते हैं। इतना सा तो आप सब जानते हैं। अब यहां पर आता है आपका मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ में क्या है ICPM 2 1 2 3, वही है 21-23 का मामला मल्टीप्लाई 2। अब मिल्क टीथ की बात करें तो मिल्क टीथ में क्या होता है, देखो इसमें सब सेम ही है, बट बच्चों में PM नहीं होता। क्या नहीं होता PM। बाकी I भी होता है, C भी होता है और M भी होता है, बट यहाँ पर PM गायब होता है क्योंकि बच्चे जो है ना वो PM का वोट नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो है 18+ नहीं होती है, इसीलिए वो PM को वोट कभी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर PM भी नहीं आएगा बच्चों में, ऐसे याद रख सकते हो। 0 होता है PM। तो 0 होता है तो सिंपल 2 1 2 हो जाएगा फिर। क्लियर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो सेम वही कंडीशन है। डेंटल फॉर्मूले की अडल्ट में कितने होते हैं 32, बच्चों में 20। ये भी संख्या आपको याद रखनी है क्योंकि बच्चों में PM 0 होता है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, देख सकते हो आप। बनता ही क्वेश्चन यहाँ से 100%। लाइसोसोम का मुख्य कार्य आपको बताना है। तो लाइसोसोम का तो मुख्य कार्य डाइजेशन है, पाचन, हर किसी को पता है। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं काफी बार। ह्यूमलिन क्या है, ह्यूमलिन क्या है, तो वो है आपका मानव इंसुलिन। क्या है आपका मानव इंसुलिन। अगला, दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह नियम सिद्धांत कहलाता है। दो जातियां एक निकेतन में एक साथ नहीं रह सकती, यह सिद्धांत कहलाता है। तो वो कहलाता है आपका गोज सिद्धांत। क्या कहलाता है गोज सिद्धांत। याद रखना गोज सिद्धांत को। पृथ्वी का आर्द्र वायुमंडल किस प्रकार के गैसों का मिश्रण था। तो यहां पर देखो CH4 का भी नहीं था, NH4 का भी नहीं था, जलवाष्प का भी नहीं था। तो यहां पर एक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगेन एक्सिस और एटलस को विभेदित करती है। जो आपकी एक्सिस और यहां पर एटलस जो हड्डी है, इसको विभेदित कौन करती है। सो सिंपल, उसको करती है आपकी ऑटोनडॉइड प्रवद की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ ऑटोडॉइड प्रोसेस। अब आप बोलेंगे सर ये ऑटोनॉइड प्रवद उपस्थिति होती क्या है, किस प्रकार की दिखती है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एटलस और ये आता है एक्सिस, ठीक है। तो ये ऑटोडॉइड प्रोसेस ये रहा आपका, तो यही तो विभेदित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। इधर देखो आप, ये एटलस और ये एक्सिस, तो ये आपको विभेदित इसमें करता है। तो ये ऑटोडॉइड प्रोसेस इसको विभेदित करता है, एटलस और एक्सिस को, दोनों को। यहाँ पर देख सकते हो आप। तो डायग्राम से बहुत ही अच्छा समझ में आता है। और सब्सक्राइब करने वालों को, बेल आइकन पर प्रेस करने वालों को मिलते रहेंगे, चिंता क्यों करते हो आप। चलो बढ़ते आगे की ओर। सो यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगला
कौन सी कोशिका न्यूरॉन से संबंधित होती है? विच सेल रिलेटेड न्यूरॉन? कौन सी कोशिका न्यूरॉन से संबंधित होती है? तो न्यूरॉन से तो देखो आपकी श्वान सेल होती है। कौन सी? श्वान सेल। अब आप बोलोगे सर ये श्वान सेल कैसी दिखती है? तो श्वान सेल को चलो डायग्राम में देख लेते हैं ताकि आपको भी पता लग जाए कि श्वान सेल कौन सी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आपका न्यूरॉन और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ना, ये लंबा सा, ये आपकी श्वान सेल होती है। ये यहाँ पर देखिए, और ये देखिए श्वान सेल, ये ब्लू कलर में, ये जो भी आप ब्रैकेट यहाँ पर देख रहे हो, ये इस प्रकार की आपकी श्वान सेल होती है जो कि तंत्रिका तंत्र में प्रेजेंट होती है। सो यहाँ पर न्यूरॉन से संबंधित कौन है? श्वान सेल। क्लियर। अगला, रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने वाला प्रदूषक आपको बताना है। रक्त की ऑक्सीजन की क्षमता को घटाने वाला प्रदूषक, और ये तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ब्लड वाले चैप्टर में। तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक होता है, CO, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है और ऑक्सीजन की क्षमता को घटा देता है। बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। किसी समष्टि में आबादित जनन की क्षमता को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इन एनी पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो वो होती है आपकी बायोटिक पोटेंशियल, जैव विभव। जैव विभव। अगला, मानव प्लेसेंटा है, ह्यूमन प्लेसेंटा है, तो वह है आपका हेमोकोरियल। क्या होता है? हेमोकोरियल होता है, क्योंकि योग से तो होगा ही नहीं, सिंडोमोकोरियल भी नहीं होगा, हेमो एंडोथेलियस भी नहीं होगा, वो होता है हेमोकोरियल ही होता है। अब काफी सारों को पता नहीं होता कि प्लेसेंटा क्या होता है और अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, दोनों में अंतर बहुत बड़ा होता है। तो चलो मैं दिखा देता हूँ प्लेसेंटा कैसा होता है ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका प्लेसेंटा। इस प्रकार का होता है जिसमें ब्लड भरा रहता है, वाटर भरा रहता है। ठीक है, जब भी बच्चे का जन्म होता है तब इस प्रकार का आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं में तो देखा होगा, गायों में देखा होगा, भैंसों में, बकरियों में अवश्य आपने देखा होगा। तो इस प्रकार का ये रेड कलर का प्लेसेंटा है, और ये जो इसे जॉइंट है ना, ये लंबा सा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये इस प्रकार का होता है, और ये जो लंबा वाला हिस्सा है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और ये वाला रेड रेड पूरा का पूरा प्लेसेंटा है। तो इधर भी आप देख सकते हो, इनको जैसे बच्चे का जन्म होता है इनको कट कर दिया जाता है। और यहाँ पर समझने वाली बात है कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आपकी आर्टरी यानी कि धमनी और वेन यानी कि सिरा होती है, बाकी इसमें नर्व्स यानी कि तंत्रिका नहीं होती। इसीलिए इनको जब कट करते हैं ना तो किसी को भी दर्द नहीं होता, बच्चे को भी नहीं होता, माँ को भी दर्द नहीं होता, क्योंकि इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। ओनली बंडल, यहाँ पर बंडल ऑफ वेसल्स यानी कि इसकी केवल धमनी और सिरा होती है कुल मिला के। तो इतना डेंजर होता है ये प्लेसेंटा, इतनी सारी नसें होती है इसमें, देख लो आप। और ये गर्भाशय से कनेक्ट होता है ये हिस्सा, तो किससे? गर्भाशय से। और दूसरा वाला हिस्सा किससे जुड़ा हुआ आता है? बच्चे से। ठीक, तो आई होप आपको प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड समझ में आया होगा। अब देखो पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, बस आपको एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। और लिंक देखो नीचे ही दे रखा है टेलीग्राम का भी और एमकेएस एकेडमी ऐप का भी, डिस्क्रिप्शन में देख लो और डाउनलोड कर लो एमकेएस एकेडमी ऐप।